और बड़ी खबर इसी बीच ये आ रही है कि मेहमानों का राष्ट्रपति भवन पहुंचना शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। अब कुछ ही समय का वक्त बचा है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर अब मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका है और मंत्रियों का भी काफिला धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन की ओर पहुंचने लगा है। 6 बजे तक का समय है, उन सबको कहा गया है उस आमंत्रण पत्र के जरिए उन सब की एंट्री होगी। वहां पर सिक्योरिटी के कई प्रोटोकॉल्स लागू होते हैं, उन सब का पालन करते हुए फिर जो सीट दी गई है वहां पर वो बैठेंगे। उसके बाद इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत यानी शपथ ग्रहण के उस कार्यक्रम को वो वहां से देखेंगे। और ये देखिए वहां पे जो मेहमान पहुंच रहे हैं, ये उसकी तस्वीर आ रही है। बिल्कुल, हमारे साथ एनके सिंह सर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उससे पहले ये एक और बड़ी अपडेट दे दे सर, आपके पास आएंगे। और खबर यह है कि बीजेपी सांसद जी किशन रेड्डी ने बयान दिया, पार्टी के संकल्प पत्र को आधार बनाकर काम करेंगे, उन्होंने कहा है। जी किशन रेड्डी का ये स्टेटमेंट है कि पार्टी की जो गाइडलाइंस है, संकल्प पत्र है, उसे आधार बनाकर ही हम काम करेंगे। एक बार हम आपको उनके स्टेटमेंट को दिखाते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री के स्तर पर रहकर देश की सेवा किया है। इसके बाद आज नरेंद्र मोदी जी दूसरा व्यक्ति है, तीसरी बार प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी आज संभाल रहे हैं। हमारे को पूरा विश्वास है, लगातार 10 साल जो काम किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश के विकास के लिए, देश में गौरव बढ़ाने के लिए, देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, देश में गरीबों को सेवा करने के लिए, जो कोरोना को रोकने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी जो काम किया है, वही उत्साह के साथ आने वाले 5 साल भी हम जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से जो निकाले हैं, उस संकल्प पत्र आधार पर हम आने वाला 5 साल भी देश का सेवा करेंगे। चलिए, एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर, तस्वीरें आने लगी हैं सामने। अब जो गेस्ट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। सारे सिक्योरिटी चेक से होकर उन्हें आना होगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है शपथ लेने तक की, ये सब कुछ ऑन टाइम होगा, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होगा। इन तस्वीरों के जरिए समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, इसमें एक सिंपल सा तरीका होता है कि ऑन डॉट वो शुरू होता है। राष्ट्रपति महोदया आएंगी और आएंगी तो जनगण मन होता है। राष्ट्रपति जहां भी जाती हैं वहां पे पहले जनगण मन होता है। जब वो लौटती, जब प्रोग्राम खत्म होता है, तब जनगण मन होता है, राष्ट्रगान होता है। तो जैसे ही आएंगी तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रगान होगा। उसके बाद जो उनका प्रधान सचिव है वो एक एक नाम पढ़ेगा और उसके बाद उन नामों से पहले तो प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद वो नाम पढ़े जाएंगे और वो आके शपथ 2 तरह के होते हैं। शेड्यूल 3 में इसका प्रारूप होता है, एक होता है पद गोपनीयता की और दूसरा होता है एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अपनी निष्ठा प्रकट करने की। 2 पार्ट उसके होते हैं। आमतौर पे एक सदस्य को 1.5 मिनट लगता है, तो अगर 7:15 बजे शुरू होता है तो 69 सदस्यों को करने में 100 मिनट करीब लग जाएंगे। मतलब कि करीब 1.25 घंटा इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा। तो 7:15 से अगर चलेगा तो यूं आप समझ लीजिए कि ये 1.25 घंटा लगेगा। 1.5 मिनट आमतौर पे एक सदस्य को लगता है, शपथ लेता है। तो इसके इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा लंबा होगा। 1.25 घंटे का मतलब करीब करीब 9 बज जाएंगे इस पूरे समारोह को पूरा होने में। हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ हम और तस्वीरें दर्शकों को दिखाते रहेंगे। हमारे साथ और सहयोगी जुड़ चुके हैं, मोहित राज दुबे भी हैं हमारे साथ और विशाल भी जुड़े विशाल ठाकुर है चंडीगढ़ से। विशाल, वो देखिए, हम हर राज्य के जो प्रतिनिधित्व की तस्वीरें आ रही है ना कि कौन सा चेहरा किस राज्य से होगा, जरा हम इसे समझना चाह रहे हैं। अब ऐसे में वहां चंडीगढ़ में बीजेपी का ये गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार मनीष तिवारी जीत गए। तो रिप्रेजेंटेशन के तरफ से देखें या फिर वहां के जो लोगों की प्रतिक्रिया, उन चेहरों को लेकर उम्मीद है, वो कैसे समझ में आई?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पिछले 10 साल से किरण खेर जो है बतौर सांसद यहाँ पर काम करती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो साथ चुनाव लड़ी थी। पिछले 2 चुनाव अलग अलग लड़े थे, इसलिए बीजेपी यहाँ पर जीती। लेकिन इस बार जब मनीष तिवारी यहाँ पर बतौर कांग्रेस ने अपने यहाँ पर प्रत्याशी उतारे तो आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन किया। यूँ ही साथ में अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी। तो अगर यहाँ का प्रतिनिधित्व की बात करें तो कांग्रेस जो है वो हालांकि बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत दर्ज नहीं हुई है और भाजपा पिछले 10 साल में यहाँ पर राज किया है। एमसी में उनका राज था, लेकिन इस बार एमसी से भी जो मेयर पद है वो आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रतिनिधित्व की बात है और खासकर पंजाब की बात है तो पंजाब में एक मंत्री के रूप में जो है वो शपथ ले रहे हैं। और जिस तरह से पंजाब में हर बार कैबिनेट में कोई ना कोई मंत्री जो है वो पंजाब से रहता है, तो इस पर रवनीत सिंह बिट्टू जो है बतौर चाहे वो हारे हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें यहाँ पर मंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लेने का आज एक मौका मिल रहा है। वहीं पर अगर हम इसके साथ साथ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से 3 मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे, क्योंकि जातीय समीकरण को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव जो है वो हरियाणा में होने जा रहे हैं। और ऐसे में भाजपा कोई भी बड़ा जो है वो नहीं देखना चाहती, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में देखने को मिला था कि 5-5 सीटें यहाँ पर बराबर हो गई थी। हालांकि पिछली बार जो है 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें हैं वो भाजपा यहाँ पर जीती थी और इस बार भी कयास लगाए जा रहे थे कि 7 से 8 साधकर, बहुत देखकर, समझकर, मंथन के बाद सभी नामों को शामिल किया जा रहा है मंत्री परिषद में। हम आएंगे आपके पास, और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको सुनाते हैं वो संभावित चेहरों के बयान जो आज शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। सुनिए। आ रही है बीच में, हम आपको एक चीज को लेके नहीं चलेंगे, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। पहले ही महिला शक्ति का हमें मध्य प्रदेश में 50% का आरक्षण है, वो महिलाओं को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कार्यकर्ता, बूथ स्तर पे काम करने वाला कार्यकर्ता, वहां से लेकर आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में काम करने की मुझे जो मौका मिला है, मैं खुशनसीब हूँ। मुझे लगता है कि देश की सेवा करने का एक अच्छा मौका मिला है। मेरे सभी पक्ष नेतृत्व, माननीय मोदी जी, मेरे सभी नेतृत्व का, जिसमें आप जैसे सामान्य व्यक्ति जो देश के निर्माण के काम के साथ जुड़े हैं, ऐसे लोगों का भी मोदी जी सम्मान कर रहे हैं। ये सभी के लिए गौरव की बात। मोहित राज दुबे और सैयद आमिर का रुख करता हूं। सबसे पहले एक बार सैयद आमिर का रुख करूंगा। सैयद, वो रिपोर्ट आपकी अधूरी रह गई थी जिसमें कई लोगों को आमंत्रण पत्र मिला है, यानी इस आमंत्रण पत्र को अगर मैं अब आपके एक रिपोर्टर के दृष्टिकोण से समझूं तो शायद इसे भी जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम तैयार किया गया, ये माना जा रहा है, लोगों से जुड़ाव। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी से लेकर के जो सेंट्रल विस्टा बनाने वाले मजदूर हैं उनको भी बड़ी संख्या में बुलाया गया है। इसके अलावा जो रेलवे में बड़े बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए हैं, खासतौर पे उनमें जो वंदे भारत चलाने वाले लोको पायलट हैं, खासतौर पे महिला लोको पायलट हैं, उनमें 10 लोको पायलट को जो है वो इन्वाइट किया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जो हाईवेज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें जो लोग काम करने वाले हैं उनको बुलाया गया है। तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब भी आपने देखा होगा तस्वीरें वो हमेशा सामने आती रही हैं। पिछले जब स्वेरिंग हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भी बड़ी संख्या में ऐसे वर्कर्स को बुलाया गया था। सेंट्रल विस्टा एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो अभी भी जिस पर काम चल रहा, अगर आप देखेंगे तो उसमें जो भागीदारी है मजदूर की, असल में जो धूप में रह करके काम करने वाला वो शख्स जो तस्वीर को बदल देता है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ऊंचे दर्जे पर रखते हैं और हमेशा से उनको, ऐसे लोगों को इनवाइट करते रहे हैं। तो आपने देखा कि जब सेंट्रल विस्टा बन रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पे जहां पर काम चल रहा था, वहां पर मजदूरों से मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा काम चल रहा है, आप लोगों के क्या हालात हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो तस्वीरें हैं, और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री पद की वो शपथ ग्रहण के समय
समारोह में हो और ऐसे तमाम लोगों को बुलाया जाए, तो ये अपने आप में बताने की कोशिश है, मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए जो सबसे नीचे का तबका है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है उनकी पार्टी में, उनके सरकार में। तो ये एक मैसेज साफ तौर पे देने की कोशिश है और जनता देख रही है, ये पूरे देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जो है जब प्रधानमंत्री पद की स्वेरिंग होती है तब किस तरह से मेहमानों को बुलाते हैं, और उन मेहमानों में जब दुनिया भर के मेहमान इकट्ठा हो वहां पर ऐसे लोग भी हो जो कि भारत को बदलने में अहम रोल अदा कर रहे हैं, मजदूर भी हो, सफाई कर्मचारी भी हो और रेलवे कर्मचारी भी हो, ऐसे तमाम लोगों को बुलाया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए शुरुआत होने वाली है, कुछ ही समय बाकी है, तमाम पद को लेकर के, मंत्री पद को लेकर के तमाम बातें सामने आ रही है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिल सकता है। लेकिन ये जो बात है जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि इसको लेकर के जो करीब 1,500 लोग जो है खासतौर पे जिनको बुलाया गया है, अपने आप में एक बेहतरीन तस्वीर होगी जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। और एनके सिंह सर, जिन मेहमानों का जिक्र आमिर कर रहे हैं, जिन विदेशी मेहमानों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं समारोह को लेकर, हम पिछले दोनों अगर समारोह की तस्वीरें देखें और अब की देखें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन का मौका बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से नहीं छोड़ा जाएगा। ये बताया जाएगा कैसे मजबूती से हम सरकार चलाएंगे। जी हाँ, ये एक मोदी की आपने बिल्कुल सही कहा कि एक टिपिकल स्टाइल है पॉलिटिक्स की, जिसमें हर जो इवेंट होता है उसमें कुछ सटल मैसेजेस होते हैं, गुप्त मैसेजेस होते हैं। जैसे इसमें भी यही है, आपने देखा कि जब विस्टा बना था उस समय उन मजदूरों को लाया गया था, सफाई कर्मचारियों को लाया जा रहा है। इसका डोमेस्टिक ऑडियंस भी है कि वो दलित जो सफाई कर्मचारी ज़्यादा होते हैं आज भारत में, उनको भी ये मैसेज है कि देखो हम कितनी तरजीह देते हैं। और जो बाहर से हमारे आए हैं मेहमान, खास करके एशियन कंट्री से, नेबरिंग कंट्री से, उनको भी ये मैसेज होगा कि देखो भारत में डेमोक्रेसी में किस तरह से नीचे के वर्ग को हम तरजीह देते हैं। और इसका जब ये मैसेज जाएगा तो ये बाहर इंटरनेशनली भी जाएगा। तो ये उनके एक टिपिकल पॉलिटिकल उनकी स्टाइल है मैसेजिंग की, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी कि ये लीडर कैसे मैसेज देता था। लेकिन जहां तक मिनिस्ट्री मेकिंग का सवाल है, ये अपने आप में एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है। और आपने देखा कि प्रफुल्ल पटेल की नाराजगी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही, क्योंकि वो उस जमाने में सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं कैबिनेट। तो ऐसे में प्रफुल्ल पटेल का एमओएस बनना, और एमओएस बनाया क्यों जा रहा है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल को एकोमोडेट कैबिनेट में करने की गुंजाइश कम हो रही है, क्योंकि दबाव शायद बाकी एलाइज से भी है कि हम भी कैबिनेट लेंगे, सीनियरिटी के हिसाब से ये कोशिश हो रही, इसलिए प्रफुल्ल पटेल को नहीं दिया गया होगा। हमें लगता है कि इस तरह की चीजें आने वाले 2-3 दिनों में, आज तो शपथ हो जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये जो एलाइज है इनके यहाँ आपस में काफी कुछ इसको लेके तनाव रहेगा। स्थिति होती है गठबंधन की सरकार की, एक मजबूरी भी होती है और यही चुनौती भी है। बहुत बड़ी चुनौती होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। और दो आयाम पे ये चुनौती होती है। एक तो कि उनके एलाइज खुश रहें और वो जैसा वो दबाव डाल रहे हैं, लेकिन एलाइज का जो दबाव है ये बीजेपी नहीं है कि मोदी जी ने कह दिया वो हर आदमी को मानना ही पड़ेगा, अनुराग ठाकुर अगर वहां नहीं है तो कहीं और रहेंगे, ये मोदी जी का डिसीजन होता है। लेकिन उनके यहाँ चूंकि ये छोटी पार्टीज हैं, तो जो एमपी बन के आया है वो दबाव डालेगा कि नहीं साहब हम 4 आदमी हैं, हम 3 फिर नहीं रहेंगे आपके साथ। इस तरह के दबाव छोटी पार्टियों में ज्यादा होते हैं, वो काफी कमजोर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर काफी कमजोर होता है, तो उन पे दबाव पड़ता है, उन नेताओं पे, और वो नेता फिर बीजेपी पे दबाव डालते हैं। तो ये क्रम मुझे लगता है कि अगले 6-7 दिन में रहेगा। आप आगे भी देखेंगे, कल परसों जब ये हो जाएगा, इसके बाद भी ये सब दबाव इस तरह के चलते रहेंगे। 2 आदमी रूठ जाएगा, फिर उनको बनाया जाएगा, और कालांतर में आप देखेंगे कि वो पार्टियां बदलने और ये सब करने की स्थिति इसी से बनती है। तो ये एक कोएलिशन की एक अपनी दिक्कत है कि उसका पड़ोसी जो बगल का है वो तो मिनिस्टर बन गया। ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर जब सबको बुलाया, तो ये भी कहा कि अभी किसी भी तरह की बयानबाजी से बचिए, सिर्फ फोकस कीजिए कि आने वाले समय में कैसे आपको काम करना है। ये बात उन्होंने कह दी, क्योंकि पता है कि अलायंस के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। इस बार चुनौतियां अपने खेमे में अंदर खाने मतलब बहुत ज्यादा होंगी। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मोहित, आप और जानकारी दीजिए, वो तमाम सैयद आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं, सैयद आमिर कुछ कहना चाह रहा है। हाँ।
आमिर दिखाइए, तस्वीरें दिखा रहे हैं आप। अभी कुछ ही पलों में मनसुख मांडविया जो है वो अपने घर से निकल रहे हैं। उनके घर पे मैं मौजूद हूँ। आप देखिए कर्मचारी जो है वो तैयार हो चुके हैं लगभग निकलने के लिए, और किसी भी पल वो यहाँ से निकल सकते हैं। तो जिस तरह से हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि अहम रोल जो है वो मनसुख मांडविया को दिया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री के पद पे वो रहे और मंत्री पद में उन्होंने बेहतरीन काम किया। लेकिन अब क्या होगा, किस तरह का पद उनको मिलेगा, इसको समझने के लिए हम उनके घर पे मौजूद हैं।